वेलकम टू रेडी फॉर सक्सेस, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 और हम क्वेश्चन देखने वाले हैं 3, 4 एंड 5। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को सब चीज़ बारीकी से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्या पूछ रहे हैं, इस पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मानकर, यानी कि मान लीजिए सी और इसके व्यास मान लीजिए डी, अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अर्थात इसको इस रूप में लिखा जाता है, पाई इक्वल टू सी बाई डी है। यह तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है अपरिमेय है। क्या प्रतीत होता है? प्रतीत होता है कि अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि हम जानते हैं कि पाई को वृत्त की परिधि सी और व्यास डी अनुपात में परिभाषित किया जाता है। यानी जो पाई होता है किसके इक्वल होता है? सी बाई डी के। इस रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। ठीक है, ओके। इतनी ये समझ में आ गई। यहाँ पे जो सी है वो क्या है? हमारा परिधि है। क्या है? परिधि है। ठीक है। और यहाँ पे जो डी है वो क्या है? हमारा व्यास है। ओके। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल लूँगा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर करा सकूँ। यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो सर्कल लिया गया है और यहाँ से मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से एक मैं सीधा लाइन ले लिया। ओके। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, सेंटर पॉइंट ये। ओके। यहाँ पे हम परिधि किसको बोलेंगे और व्यास किसको बोलेंगे वो समझने के लिए इसको ड्रॉ किए हैं। देखिए, जो येलो लाइन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? जो येलो लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? यह है व्यास। ठीक है, क्या है? व्यास है। ठीक है। इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ दूरी होगा। ओके। और जो ग्रीन लाइन है, जो शुरू हुआ यहाँ से और ऐसे चलते 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 फिर से आकर के यहाँ पे मिल गया, तो इसको हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि ये चीज़ है। ओके। और इसी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं, यानी कि व्यास रख दें, क्या कर दें? व्यास, ठीक है, और व्यास और परिधि, ठीक है, इस फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं, यानी सॉल्व करेंगे, जो भी मान आएगा उसको हम बोलते हैं क्या है? कि वो पाई के बराबर, यही ना बोलते हैं। इसको सिंपल भाषा में क्या बोला जाता है? 22/7। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होता है कि किसी भी गोल चीज़, कोई भी गोल चीज़ है, कोई पहिया हो गया या कोई रिंग हो गया, चक्कर हो गया, ठीक है, जैसे कि घूमने वाला चीज़, ठीक है, ओके, या कोई 1 रुपये का सिक्का हो गया, ठीक है, तो कोई भी चीज़ की परिधि को उसके व्यास से भाग देने पर क्या होता है? मिलता है। क्या मिलता है? अब सवाल ये उठता है कि अगर पाई सी बाई डी है, तो क्या पाई एक साधारण संख्या 22/7 हो सकता है? ये सवाल है। ठीक है, ओके। 22/7 हो सकता है या नहीं, क्वेश्चन है। तो इसका सवाल का जवाब है कि नहीं। क्यों? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ये हम सब जानते हैं। ठीक है। अब आपको भी पता है कि पाई क्या है? हमारा पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या कैसे लिख सकते हैं? हम इसके बराबर हम पी बाई क्यू कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? सी बाई डी है ना? इसी चीज़ को हमें समझना है। ठीक है। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसे दो पूरे अंकों में या अंकों के भाग, जैसे कि मान लो 5/7 या 22/7 में बिल्कुल ठीक ठीक नहीं लिखा जा सकता है। हम एक अनुमान लगा कर लिखते हैं।
ठीक है। तो 22/7 है बस एक लगभग मान होता है, ठीक है, लगभग मान होता है 22/7। असली पाई, जो असली में पाई जो होता है तो उससे थोड़ा सा अलग होता है। ये नहीं कि पाई अगर हम कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे पाई बराबर क्या मान आता है, फिर हम उसको ये भी चेक करें कि 22/7 या क्या उसके मान के बराबर होता है, एग्जैक्ट नहीं आता है मान। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हम बस एक मान को अनुमानित रूप में रखते हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा क्या होगा कि थोड़ा अलग होता है, ठीक है, और इसका दशमलव कभी खत्म नहीं होता है और ना ही दोहराता है। तो अगर खत्म भी नहीं हो और दोहराए भी नहीं, यही तो हमारा अपरिमेय संख्या है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि 22/7 जो हमारा के परिमेय है कि अपरिमेय है ना, भाई नहीं है ना। तो विरोध क्या होता है इसमें, विरोधाभास क्या है, देखो इसमें गलतफहमी क्या होती है कि हम लोग गलतफहमी से है कि जो हमारा सी और डी है, ओके, ये पूरी संख्याएं हैं, ठीक है, ओके। असल में ये तो मान की क्या है कि असल में ये तो माप की लंबाई होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है कि 10 सेंटी है, ओके, और परिधि हमारा मान लेते हैं 15 सेंटी है, 20 सेंटी है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये एक क्या है कि माप की लंबाई होती है, इसका अनुपात पाई होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाई भी दो पूरे भागों यानी कि दो, जो दो नंबर होते हैं, ठीक है, वो पूरे अंकों का भाग होता है। इसलिए पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ओके। अब देखो सिंपल भाषा में जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया, बट असल में हम लोग एग्जाम के टाइम में ये सब चीज़ें नहीं लिख पाएंगे, तो इसको सिंपल तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे कि पाई को परिभाषित किया जाता है, पाई को लिखते चल देंगे साथ में, पाई को परिभाषित पाई को परिभाषित किया जाता है, किया जाता है एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, परिधि क्या है हमारा सी, परिधि क्या है सी है, ओके। और व्यास क्या है हमारा, और व्यास क्या है, ओके, इसको अच्छे से लिखिए। व्यास क्या है हमारे पास, डी है, ओके। तो डी के अनुपात के रूप में, डी के अनुपात के रूप में, यानी कि क्या होगा, यानी पाई इजिकल टू सी बाई डी, इस अनुपात के रूप में हम क्या करते हैं, देखते हैं, ओके। अब देखो कि यहाँ देखने पर लगता है कि पाई दो संख्याओं का भाग है, देखने को लग रहा है ना कि पाई जो है वो दो संख्याओं का भाग है। जैसे ये पाई है, ये बराबर किसके, दो संख्याओं के भाग के बराबर है, ठीक है, इन्हें लग रहा है, ठीक है। इसलिए यह परिमेय संख्या होना चाहिए, है ना, इसलिए ये परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन असल में परिधि और व्यास मापन की संख्या होती है, याद रखिएगा आप। और पाई को बिल्कुल ठीक ठीक किसी दो पूर्णांकों के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता, ओके। इसलिए एक लाइन और लिख लीजिए, इसलिए इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है,
अपरिमेय संख्या है। ओके, इस परिभाषा में इस परिभाषा में इस परिभाषा में कोई आंतर विरोध यानी कि इस परिभाषा में कोई अंतर विरोध अंतर कोई अंतर विरोध नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसे किसी दो पूर्णांकों के अनुपात के पूर्णांकों के अनुपात के अनुपात के रूप में ठीक ठीक नहीं ठीक ठीक नहीं किया जा सकता या नहीं लिखा जा सकता। क्या नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ों को समझना पड़ेगा अगर आपको नहीं मालूम हो। पहला चीज़ कि अंतर विरोध किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है? ये जो लिखा गया अंतर विरोध का मतलब क्या होता है और निराकार का मतलब क्या होता है, निराकरण का मतलब। ओके, तो अंतर विरोध का मतलब क्या होता है कि अगर देखो दो चीज़ों में हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि कोई भी दो बात ले लीजिए, उसमें से कोई एक बात सही होगा और एक बात गलत होगा, तो उसको हम बोलते हैं कि अंतर विरोध, यानी कि कुछ तो इसमें गड़बड़ लग रहा है ना, कुछ तो इसमें गड़बड़, कुछ तो इसमें या तो सही है या तो गलत है। ठीक है, उसी तरीके से निराकरण का मतलब क्या होता है कि किसी समस्या या सवाल या संदेह को दूर करना। तो हमने यहाँ पर निराकरण किया, वही चीज़ पूछेगा कि आप किस प्रकार अंतर विरोध का किस प्रकार निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, है ना। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे और उस चीज़ को हमने यहाँ पे आप लोगों को समझाया हूँ। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। सिंपली हमको निरूपित करना है, नहीं प्रूफ भी नहीं करना है, बस निरूपित करना है, शो कराना है। एग्जाम में हमको ये नहीं लिखना है कि एक लाइन खींचा ये किया, नहीं, आप किस प्रकार से निरूपित करते हैं वो चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पे केवल संख्या रेखा शो कराना होता है। इसके लिए हमें चाहिए स्केल, एक चाहिए प्रकार, ओके, और एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। सिंपली सिंपल वर्षन समझिए, कोई घुमाने वाली बात नहीं है। सिंपल, अब क्या करेंगे, √9.3 दिया है तो हम सिंपली 9.3 से ज़्यादा यानी कि 12 या 13 सेंटीमीटर का, या उसमें आप 1 सेंटी प्लस करके भी 10.3 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 9.3 से ज़्यादा एक लाइन खींचूँ यानी कि 10 सेंटी या 12 सेंटी ऐसे। तो मैं ले लेता हूँ, या 10 लो या 12 लो मुश्किल नहीं है, तो मैं 10 सेंटी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ले लेते हैं 10 सेंटी, एक लाइन खींचते हैं। ओके, तो मैं लेता हूँ यहाँ से 0 से, यहाँ से लाइन खींचना चालू किए और ये आ गया हमारा 10 सेंटी। ओके, 10 सेंटी खींचने के बाद अभी इसको कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। इसका नाम दे देते हैं ए और बी।
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस लाइन का नाम है ए लाइन, ए पॉइंट, और ये हो गया बी पॉइंट। ओके, ये हो गया बी पॉइंट। ओके, अब बी से 9.3 से जो भी ये नंबर है ये बी होगा। ठीक है, अब बी से हमें 1 सेंटी लाइन आगे की तरफ खींचना है। ठीक है, 1 सेंटी लाइन, मान लो यहाँ पे लिख दिया 8 पर रखा हूँ लाइन, और 9 तक खींच करके 1 सेंटी ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से 1 सेंटी की लाइन खींच लिया। ठीक है, 1 सेंटी की लाइन हो गया। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है उसकी लाइन, ये हो गया 1 सेंटी की लाइन। अब ये जो लाइन जो खींचा हुआ, ये जो एंडिंग पॉइंट को उसको हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट है। ठीक है, यानी ये पॉइंट क्या है हमारा, सी पॉइंट है। ओके, अब ए और सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, चलते हैं अपने प्रकार की तरफ, उसको लेकर आते हैं ये। ओके, ये हमारा प्रकार है। इसकी मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, प्रकार की सहायता से आप निकाल सकते हैं। इस लाइन को हमें ए की तरफ लेकर जाना है और ए बिंदु पर रखना है, और इसको उठा करके लेके जाना है सी की तरफ, ऐसे। ओके, ये हो गया। अब इसको उठाना है हमको। ठीक है, इसको उठाना है, ऐसे उठा लेना है, और फिर इसी पॉइंट से इसको उठाना है, और उठा सकते हैं इसको। ओके, ये उठ रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आके। ओके, ओके, कोई भी इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ओके, अब इस पॉइंट को उठाना है, और देखो ये पूरा ऊपर तक जा रहा है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, तो ये ऊपर तक जा रहा है, फिर हम कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे, तरीका बता रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, इसी लाइन के हिसाब से होना चाहिए। फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, अभी देखो सही हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मार्किंग देंगे, थोड़ा सा कट का मार्क देंगे। ओके, फिर इसी चीज़ को उठा करके अब इस पोजीशन को चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, ओके, तो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं ऐसे। अब ये दूसरा पोजीशन पे आ गया है। ओके, फिर इसको हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से उसे उठा के। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कट यहाँ पे करेगा, वही हमारा सेंटर होगा। ठीक है, ये ऐसे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो कट कर रहा है ना, यानी कि कट कहाँ पे किया, इसको थोड़ा साइड करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक सीधा ऐसे मान लीजिए सेंटर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो इसका सेंटर पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से और इसकी पॉइंट की दूरी लेंगे, इस सेंटर पॉइंट का और इसका पॉइंट को मैचिंग कराएंगे, यानी कि लगभग ये होगा। ठीक है, यहाँ से और फिर से यहाँ, हाँ बराबर सही है। ठीक है, अब ये जो सेंटर पॉइंट है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक हाफ सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो जहाँ से हम लोग पॉइंट लिए हैं ना, इस पॉइंट को कुछ नाम देना पड़ेगा। इसका हम नाम दे देते हैं ओ। ओके, अब इसको हम ड्रॉ करते हुए एक हाफ सर्कल बनाएंगे, तो ऐसे जाएगा ये हाफ सर्कल हम लोग का। चलो भाई, घूमते चलो, ये आके इसमें हो गया। ओके, ये हमारा हाफ सर्कल तैयार हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक सर्कल बना दिए। अब एक चीज़ और इसमें क्या करना है, अब ए और सी का मध्य बिंदु भी निकाल लिया, फिर बी से एक लंबवत रेखा खींचना है।
ठीक है। सर्कल बनाने के बाद बी से एक लंबवत रेखा खींचना है। उसके लिए हमको चाहिए क्या? प्रकार। इसको चलिए स्केल चाहिए। स्केल को लेकर आते हैं। स्केल से अच्छा है कि हमारे पास एक चांदा हो, यानी कि ये चीज़ रहेगा तो मेरे को ईजी हो जाएगा सबके लिए। ये चीज़ होना चाहिए। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि हमारा सही चीज़ नहीं है कि नहीं है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक स्केल। स्केल हमारे लिए इसके लिए ईजी रहेगा। ओके, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे रहे हैं। सीधा कर देते हैं, पूरा 90 बनाते हैं इसको। ओके, अब बी पॉइंट से एक लंबवत रेखा खींच। क्या ये पूरी तरह से सही है? इसका डायरेक्शन चेक कर लो। पूरा 90 बनाओ इसको। यहाँ से बी से एक लंबवत रेखा खींचना है। जहाँ पे कट करेगा वहाँ से हम प्रकार की मदद लेकर के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बी है। यहाँ से एक लंबवत रेखा लेते हैं। ये हो गया लंबवत रेखा। ठीक, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पे कट किया, देख रहे हैं यहाँ पे कट किया है। यहाँ से एक लंबवत रेखा खींच लिए हैं। अब वहाँ से प्रकार की सहायता से हम एक आर्क बनाएंगे, यानी कि एक हाफ सर्कल। तो कैसे बनाएंगे वही देखिए। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इस लाइन को थोड़ा हमको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा हमें और एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से चाहे जितना कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो हम इस लाइन को ज्वाइंट कराएंगे ना, फिर मालूम चल जाएगा ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब प्रकार लेंगे यहाँ, और इस पोजीशन को हम ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे लाइन कट किया है। अब यहाँ से हम लोग, क्या ये सही है पोजीशन इसका? ओके, अब यहाँ से हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे कि हाफ सर्कल की तरह। देखिए कहाँ पे कटिंग कर रहा है, तो कट कर रहा है यहाँ पे। ओके, अब इसका काम खत्म। अब देखो ए बी सी ओ हो गया, तो इसको मानते हैं डी पॉइंट। ये हो गया डी, और ये जो पॉइंट है वो हो गया हमारा ई पॉइंट। और इसी पॉइंट पर हमारा अंडर रूट 9.3 शो कराना था। ऐसे ही आपको सिंपल ऐसे शो करा करके काफ़ी हो गया, क्योंकि सिर्फ इसमें निरूपित करने के लिए पूछा गया है, ये नहीं कि प्रूफ करिए। प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो प्रूफ भी किया जाएगा ना। तो ये चीज़ हो गया इस क्वेश्चन के लिए। बस इतना ही करना था। ओके, तो हम लोगों ने सबसे पहला स्टेप क्या किए हैं आपको समझाने के लिए फिर बता देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग का क्या था कि एक लाइन खींचना था 9.3 से बड़ा हो, या तो वो कितना हो 10 सेंटी हो, या तो वो आपका 12 सेंटी हो सकता है। ठीक है, एक लाइन खींचना है।
दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उस लाइन को ए और बी के रूप में समझते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला वाला क्या लाइन था हमारा, ए और ए बी लाइन खींचा जो कि दूरी था 9.3 सेंटीमीटर मान लीजिए, सपोज कीजिए। ओके, दूसरा चीज़ क्या है हमारा कि उसमें यानी कि ए बी जो लाइन खींचा है उसमें 1 सेंटीमीटर आगे तक बढ़ाना है, और उस पॉइंट को हमको मान लेना है कि वो पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है तीसरा स्टेप में, ए और सी, ए सी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और चौथा स्टेप में जो बी पॉइंट है यानी कि जो बी बिंदु है वहां से क्या करना था, वहां से एक लंबवत रेखा खींचना था। ठीक है, लंबवत रेखा खींचना है, और जहां पर वो कटिंग करेगा पांचवा स्टेप में, जहां पर यानी कि यहाँ पे कटिंग किया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे कट किया ना, यहाँ से ठीक है प्रकार की सहायता से क्या करना है हमको, एक निशान लगाना है, और इस निशान का, इस बिंदु का नाम है डी, यानी कि डी पॉइंट पर, डी पॉइंट से, और कौन सा, डी और बी, इन दोनों पॉइंटों को हम प्रकार में भर लेंगे, और प्रकार में भर करके फिर उसको एक आर्क खींचेंगे और नंबर लाइन की तरफ लेकर आएंगे, जहाँ पे वो कट करेगा वही हमारा क्या होगा, √9.3 का क्या है, मान होगा। यानी कि संख्या रेखा पर निरूपित करना होता है तो निरूपित हो जाएगा उसी टाइम। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब चीज़ें क्या है कि आप लोग का अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करें। ओके, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 1.4 का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन तब चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित व्यवहारों का परिमेय यानी कि परिमीकरण कीजिए। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहली चीज़ कि हमको जब परिमेयकरण करना होता है तो हमें हर का यानी किसका करना है, हमें हरों का परिमेयकरण, किसका करना है, हरों का परिमेयकरण। इसमें हर कौन सा है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि क्या है। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। और इसमें क्या बोल रहा है कि हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो जब हमें हरों का परिमेयकरण बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हर का गुणा करना होता है उसी संख्या में जो संख्या दी गई होती है। यानी कि ये जो संख्या दिया गया है 1/√7 दिया गया है, तो इसी में क्या करना है, हमको गुणा करना है हर वाले जो नंबर यानी कि हरों का परिमीकरण कर रहे हैं, तो हर वाले नंबर से यानी कि √7 से मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर नीचे। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर का ऊपर गुणा करो, नीचे का नीचा, तो ऊपर करेंगे तो √7 हो जाएगा, 7 1 7 होता है ना, तो 7। नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे होगा, रूट के अंदर 7 × 7 कितना होता है, 7 7 49 होता है। तो रूट के अंदर हम 2 बार गुणा कर सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई रूट के अंदर फिर से 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको हम √7 क्योंकि दोनों समान है केवल 7 उतार देंगे, और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, केवल रूट का नियम हम पहले बताए हैं। ठीक है, पिछले वाले सवालों में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ये चीज़, जैसे बताया सेम वैसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ले लेते हैं इसको भी। ये हमारे पास है 1/√7। ओके, और ये हमारा इस प्रकार से रहेगा 1, फिर से माइनस है √6, फिर से हमें हर का परिमीकरण करना है तो हर वाले नंबर को लिख देंगे, तो 7। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ है, यहाँ पे देखो √7 माइनस दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम हर का परिमेय करेंगे, परिमेयकरण करते हैं
तो प्लस का साइन करके गुणा कर देते हैं। तो कैसे करते हैं देखिए, तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हम प्लस का 6√6 लिखेंगे, नीचे ऊपर नीचे दोनों है ना, फिर इधर भी 7 प्लस √6। ओके, फिर आपस में इसको गुणा कराते हैं, ऊपर ऊपर, तो ऊपर का तो वही चीज़ रहेगा। ठीक है, तो ऊपर का कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 रूट के अंदर है, फिर से मल्टीप्लाई हमारा √6 हो जाएगा। सॉरी ये प्लस है ना। ओके, फिर नीचे हमारा हो जाएगा क्या, नीचे का देखो एक पोजीशन बना रहा है, एक सूत्र के निरूपण हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये ए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये ए माइनस बी, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए प्लस बी, और ये सूत्र किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बटे के अंदर क्या हो जाएगा, √7 माइनस √6। बट यहाँ पे हमें आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। ये चीज़ हमने लिख दिया, आपको समझ में आ गया, तो हमें इस सूत्र को लेकर चलना है। तो ए की जगह पर क्या है, √7 है, तो सिंपली जो ऊपर वाला मान है उसको लिख देते हैं पहले, √7 प्लस √6 बटा में √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सिंपली स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, सबको पता है। हमारे पास क्या बचेगा, फिर बचेगा हमारे पास √7 प्लस √6 बटा में 7 बचेगा माइनस 6 बचेगा, 7 माइनस 6। ओके, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बटा में हो जाएगा 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी इसका जो उत्तर होगा वो सिंपली क्या होगा, √7 प्लस √6, ये ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आंसर यही होगा। ओके, समझ में आया, √7 प्लस √6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम इसको ऐसे भी करेंगे, यहाँ पे देखो प्लस है, बटे के अंदर क्या है प्लस दिया है, तो जब हम परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ओके, ये है ना, तो करते हैं इसको भी सिंपली, यहाँ पे मैं इसको गुणा कर देता हूँ। तो देखिए गुणा, इसी चीज़ को ऊपर लिख दो, 5√5 माइनस √2 बटा के अंदर क्या हो जाएगा, फिर से इस चीज़ को उतार देंगे और क्या हो जाएगा। ओके, अब इसको आपस में गुणा करा, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करा। यहाँ पर भी ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्या रहेगा, √5 माइनस √2, क्योंकि इसमें एक में गुणा कराएंगे ना, तो क्या हमको मिलेगा, किसी भी कोई भी संख्या 25 है, 25 में 1 से गुणा कराएंगे तो 25 एक 25, ठीक है 25 ही होगा, इसीलिए आपके सामने इसी को रख दिया। अब ये भी वैसे ही बना रहा है, ये भी कौन सा नियम बना रहा है, ए प्लस बी, दूसरा ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये किसका है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ओके, फिर यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को रख सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ को डाउट हो रहा है कि नहीं सर कोई सूत्र नहीं बते, ऐसे बता दीजिए। ठीक है, तो पहले हम आपको सूत्र से बता देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, क्या होगा ये, ऊपर का तो एज इट इज रहेगा √5 माइनस √2, बट नीचे का क्या होगा, क्या बताए थे हम, पावर और रूट कैंसिल करो, तो हो जाएगा हमारे पास केवल 5 माइनस 2, यानी √5 माइनस √2 बटा में 5 में से 2 घटा दो तो बचेगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आंसर इसका। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि बिना फार्मूले को बताइए तो क्या कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे देख लीजिए एक बार। देखिए कैसे करेंगे, एक बार समझा देते हैं आपको, कि जो 1/√है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं सीधा लिख देता हूँ, √5 माइनस √2 बटा में क्या था हमारे पास, √5 प्लस √2। ठीक है,
और फिर से हमारे पास जो संख्याएं आ रही थी वो क्या थी? तो आपको लगता है कि जीरो से बताना पड़ेगा, इसे समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए 1/√5 + √2। अब इसमें गुणा करना था हमको, √5 - √2, फिर से √5 - √2। सिंपली ऊपर वाला का तो ऊपर वाला सेम ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √5, यहाँ से √5 - √2। नीचे का देखो क्या होता है, नीचे का क्या होगा कि अभी देखो ये चीज़ें हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम √5 को एक बाहर ले लेंगे और यहाँ से क्या करते हैं, इस संख्या को ऐसे ही उतार देते हैं। ये हो जाएगा √5 - √, फिर से अभी +√2 है तो +√2 लेंगे और फिर से √5 - √2 को लिखेंगे। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा। अभी ये 5 है तो 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 5 रूट के अंदर है 5, तो केवल 5 हो जाएगा। फिर इस 5 को इसके साथ लेके जाएंगे तो ये रूट के अंदर माइनस के 10 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस हो जाएगा तो फिर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 2 है तो केवल प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। ओके, और ऊपर क्या चल रहा था हमारा, ऊपर चल रहा था हमारा √5 + √2, सॉरी माइनस है, 5 - √, ये चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये √10 और √10 दोनों 10 10, समझ रहे हो ना। तो अब क्या होगा इसमें, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, यानी कि घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, केवल 5 में से 2 घटा दो, 5 - 2 कितना होगा, 3। यानी अभी भी हमारा आंसर वही चीज़ आ रहा है, कौन, जो अभी ऊपर आया था, ये वाला √5 और बटा में 3, ये चीज़ आ रहा है। तो आप बिना फार्मूले को भी ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूला यूज करने से हमारा समय बचता है। एग्जाम में याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1/√7 - 2, यानी कि 1/√7 - 2। ओके, इसको भी वैसे ही करेंगे सेम, ठीक है। देखिए, फिर यहाँ पे मैं गुणा का चिन्ह लगा करके और √7 + 2 कर देंगे, फिर से यहाँ पे √7 + 2 कर देंगे, आपस में गुणा करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ऊपर वाली संख्या है √7 और +2, नीचे की संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा क्या चीज़ बन रहा है, a - b और a + b बन रहा है, और ये किसके इक्वल है, a² - b² के। तो फिर हम यहाँ पे a² - b² को पुट करके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √7 हमारा क्या है, a है, ठीक है। क्या है, √7 a है, तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस बी, बी का मतलब कि 2, 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √7 + 2 बटा में, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा पावर से, तो ये हो जाएगा केवल 7 - 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे हम इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 + 2, 4 में से सॉरी 7 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।